सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का अध्याय संख्या 15 चल रहा है, ठीक है, उसका हम लोग प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर रहे हैं। एक पार्ट जो है हो चुका है और दूसरा पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ 90% कोर्स पूरा कर लेंगे। अध्याय 15 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, जिस चैप्टर का नाम है बाल विकास के चरण। ठीक है, बाल विकास के चरण और उसको प्रभावित करने वाले, ठीक है, कारक, प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के चरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये वाला चैप्टर चल रहा है। एक पार्ट अपलोड हो चुका है। देखिए, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा, 90% कोर्स कवर हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। देखिए, प्रश्नों को पढ़ना और प्रश्नों को समझना और समझ के उसको जो है उसकी गहराई तक जाना, ये मेन बात है, ठीक है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, बाकी तो सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। जो बच्चे हैं उनके बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो एरिक्सन साहब के द्वारा की गई है, कि स्किनर द्वारा की गई है, कि पियाजे द्वारा की गई है, कोहलबर्ग द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि पियाजे द्वारा की गई है। पियाजे पर पूर्ण रूप से एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पहला क्या था बताइए, याद करिए। संवेदनात्मक कामक था, इंद्रिय कामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक था। दूसरा अवस्था था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष था। तीसरा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक था। चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद था। मैं जैसे रटा हूँ, याद किया हूँ, वैसे आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक, याद कर लीजिएगा, ठीक है, चीज़ों को। तो पियाजे साहब द्वारा दिया गया है, तो ध्यान दीजिए कि पियाजे द्वारा जो है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पियाजे साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और ख़ासतौर से जो इनके 4 अवस्था है बौद्धिक विकास वाला, ये तो लाजवाब है, ठीक है। चौथे 22वां पाते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण द्वारा, कि शारीरिक विकास के चरण द्वारा, कि संवेगात्मक विकास के चरण द्वारा, या नैतिक विकास के चरण द्वारा? तो जो 22 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि नैतिक विकास के चरण द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग साहब दिया है। ये भी याद रखिए, ऐसे करके आप याद रखिए, ठीक है। कोहलबर्ग साहब को भी बड़ा रोल है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, बड़ा नाम है इनका, ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन करके अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है एकदम रट जाइएगा। 10 से 16 वर्षों में नैतिक विकास कैसे होता है, इनके चरणों का अध्ययन किया है उन्हें, जिसकी 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, प्राक रूढ़िगत स्तर। दूसरा परंपरागत स्तर यानी कि रूढ़िगत नैतिक स्तर। तीसरा यानी उत्तर रूढ़िगत स्तर। देखिए, परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। परंपरागत स्तर में क्या होती है? बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। बाह्य कारक, आंतरिक कारक का इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी सब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश किया है, ध्यान रखिएगा। कोहलबर्ग साहब का नैतिक सिद्धांत जो है, नैतिक विकास का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो है 3 पार्ट में है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग साहब ने दिया है। 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सब सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं और आते रहते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन किया गया इस बुक में, ठीक है। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई है? आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण का मतलब समझिए कि बच्चा जो है खुद से जब बातें करने लगता है, ठीक है, खुद से कल्पनाओं की तरफ जुड़ने लगता है, खुद से अपनी बातें करने लगता है, तो उसको कहते हैं आंतरिक भाषण कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई है? पियाजे द्वारा की गई है, चोम्स्की द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, या स्किनर द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का हो जाएगा सी, यानी कि वाइगोत्स्की द्वारा की गई है। तो इसको समझने की कोशिश करिए
कि भाषा के विकास सिद्धांत में आंतरिक भाषण की अवधारणा जो है वाइगोस्की द्वारा आरंभ की गई। किस द्वारा आरंभ की गई है? वाइगोस्की द्वारा आरंभ की गई है। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। क्या करता है? इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। साथ ही साथ सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं। आत्म वार्तालाप मतलब अपने से वार्तालाप करने की आदत बना लेते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करिए। आपने कई जगह सुना होगा स्पीकिंग कोर्स, ACL, ये वो फलाना ढिमकाना। चाहे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी में पढ़ते हो, अंग्रेजी में पढ़ते हो, चाहे किसी भी भाषा में पढ़ते हो। अच्छा, उसको हम क्यों पढ़ते हैं बताइए? क्यों? कि भाषा हमारा क्या हो? बेहतरीन हो। ठीक है, तो भाषा जब बेहतरीन होगा तो क्या करेंगे? हम अपने व्यवहार को, अपने पर्सनालिटी को नियोजित कर पाएंगे, निर्देशित कर पाएंगे, अच्छी तरह से किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो जब बच्चा भी शुरुआती स्थिति में होता है तो यही काम करता है। हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो और अच्छे से करने के लिए करते हैं काम को। ध्यान रखिएगा, उस चीज़ से लिंक करिए इस बात को। ठीक है, तो क्या करता है बच्चा इनके अनुसार, कि जो है बच्चा इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, और जब भाषा का प्रयोग कैसे करेगा? जब अपने से खुद से बातें करेगा कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वो आत्म वार्तालाप में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। ये तो हर जगह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? जहाँ भी पॉलिटी के प्रश्न होते हैं, कोई ऐसा, चाहे IAS से लेकर ग्रुप D तक की बात कर रहा हूँ, सब में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप में भी पूछे जाने के पूरे प्रबल चांस हैं। तो 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 52वें संशोधन या 22वें संशोधन, संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो उसका उत्तर जो है 24 का हो जाएगा, यानी कि 86वें संशोधन में। भारतीय संविधान का 86वां संशोधन जो है अधिनियम 2002 में शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है। शिक्षा क्या बन गया? मौलिक अधिकार बन गया आपका, जिसमें अनुच्छेद 21A में, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें सुधार किया गया है? तो 21 क में सुधार किया गया है के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना है। आप प्राथमिक शिक्षा केंद्र देखे होंगे, ठीक है, मिडिल के बच्चों को भी देखे होंगे, वहाँ पे क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा। और ये 86वें संशोधन आया था 2002 में। सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें का। 86वें संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया ये भी इंपॉर्टेंट है। मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार ये भी इंपॉर्टेंट है। किसमें संशोधन किया गया? 21 क में। कितने से कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है गवर्नमेंट द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 पे आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किया जाने वाला सिद्धांतकार कौन है? प्रगतिशील टर्म से याद करके इनका नाम याद कर लीजिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किन्हें याद किया जाने वाला सिद्धांतकार कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं, जॉन डेवी हैं, जीन पियाजे हैं या ग्राहम गिब्ज हैं? तो 25 का उत्तर हो जाएगा B, यानी कि जॉन डेवी साहब हैं। ठीक है, जॉन डेवी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद हैं। क्या है? मनोवैज्ञानिक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 26 पे आते हैं। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर छोड़ना भी चाहें तो आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने कठिन प्रश्न नहीं बनेंगे, हमें जहाँ तक विश्वास है। प्रायः बालकों में बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि का परीक्षण द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि के परीक्षण द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षण द्वारा या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षण द्वारा। तो 26 का उत्तर हो जाएगा A, यानी कि अवाचिक समूह बुद्धि के परीक्षण द्वारा। रट सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हमें कुछ खास नहीं लगा ये प्रश्न, तो इसलिए हम समय नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ हम समय दिए हैं, ठीक है, हमारा देखिए, पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं, ज्ञानी सब बने हैं। एग्जाम निकालना हमारा फर्स्ट टारगेट है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम निकालना हमारा फर्स्ट टारगेट है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि लब्धि माने कि IQ। ठीक है, IQ इसको अंग्रेजी में कहते हैं। IQ नापने के जन्मदाता कौन है? स्टर्न साहब हैं, बिने साहब हैं, टर्मैन साहब हैं, इनमें से कोई नहीं है।
जो 27 है उसका उत्तर हो जाएगा, सी, यानी कि टर्मैन साहब है। ठीक है, देखिए 1916 में टर्मैन ने मानसिक आयु व वास्तविक आयु, ठीक है, में 100 से गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण किया था। ठीक है, अगर बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है तो उसकी मानसिक आय और वास्तविक आय, ठीक है, इनटू 100 करके IQ निकाला जा सकता है। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। और लब्धि विधि निर्माण किया जा सकता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त है इसमें, इसलिए टर्मैन को बुद्धि लब्धि मापने का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इसलिए जो है टर्मैन को बुद्धि लब्धि मापने का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है, विलियम स्टर्न साहब हैं। बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक जो हैं विलियम स्टर्न साहब हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टर्न साहब जो है, टर्मैन साहब जो है, ठीक है, टर्मैन साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला बहुत बार बता चुके हैं वीडियोज में, इसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और बुद्धि परीक्षण के सर्वोत्तम प्रयोगकर्ता जो है एल्फ्रेड बिने हैं, एल्फ्रेड बिने को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो भी पॉइंट आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। हमें जो भी जिन बहनों का भी मनोविज्ञान बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी जन्म से नहीं पढ़ता है, सीधी सी बात है। हम लोग भी जन्म से नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो आदमी उसको बार बार रिवाइज करता है, जो है रिवाइज करने का ही, रिवीजन ही क्या है, बेस्ट ऑप्शन है आपको जो है सफलता दिलाने की। मैं बार बार यही कहता हूँ कि कृपया करके रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, और आप जब पेन और कॉपी चलाते हैं तो उसमें जो है आपका स्पाइनल कार्ड से लेकर बुद्धि से लेकर मांसपेशियाँ सब कुछ काम करता है, और आपको नींद भी नहीं आती है, और इतना तब जाके बढ़िया तैयारी होती है। तो पेन कॉपी लेके बैठिए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, लिख लिख के पढ़ने की कोशिश करिए, बेहतरीन तैयारी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा अर्जन, भाषा ग्रहण करने एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मतलब भाषा को सीखने के लिए, सीधी सी बात है, सर्वाधिक जो है बेहतरीन, सबसे बेस्ट अवधि कौन सी है। देखिए बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म से पूर्व की अवधि। तो जन्म से पूर्व की अवधि तो भाषा सीखा नहीं सकता, किशोरावस्था में तो भाषा टनाटन बोलता है बच्चा। अब मध्य बाल्यावस्था होगा और प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, यही ध्यान रखना है आपको, इसमें इसी में सोचना है। तो बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होता है, 6 से लेके 12 वर्ष होता है। प्रारंभिक कहाँ से होता है, 6 से लेके 9 तक हो जाएगा, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। और उत्तर बाल्यावस्था जो है 9 से लेके 12 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, यानी कि 6 से लेकर 9 वर्ष तो बच्चा बोलने ही लगता है, मतलब भाषा तो सीखी जाता है। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब है कि अगर हमें अवस्थाओं से, अगर उम्र के हिसाब से अवस्था याद है, अवस्थाओं का नाम याद है, तो हम इसको जो है टिकड़मबाजी से भी निकाल सकते हैं, अपने कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन का तथा एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की होती है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा कि बढ़िया जो है बेहतरीन तरीके से 6 से 9 वर्ष की आयु में जो है अच्छे तरीके से भाषा का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 29 पे आते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आप एकदम कंफ्यूज आ जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अनुकरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। जो अनुकरण मतलब कि दोहराने की प्रक्रिया, जब कोई उससे बुलवाता है, सिखाता है, तो उसे जब दोहराने की कोशिश करता है तो सर्वप्रथम क्या अनुकरण करता है, क्या सीखता है, व्यंजन के वर्णों को सीखता है, कि स्वर वर्णों को सीखता है, कि स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों को सीखता है, कि शब्दों को सीखता है। ठीक है, तो देखिए वह पापा, दादा, नाना, मामा ऐसे शब्दों का अनुकरण करता है। माँ, तो ये सब शब्द हैं। ठीक है, क्या है, ये सब शब्द हैं। तो सबसे पहले बच्चा जो है शब्दों का अनुकरण करता है, वो व्यंजन वर्ण जो बाद में जब व्याकरण पढ़ता है तब सीखता है कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। शिशु को जो है अक्षर वर्ण का ज्ञान नहीं होता है, वह उसी बात का अनुसरण की कोशिश करता है जिसे वह सुनता है। तो कोई भी बात करेगा तो शब्दों को ही बोलेगा, कोई व्यंजन वर्ण तो बोलेगा नहीं। ठीक है, आशा है कि व्यंजन वर्ण अक्षर पता होगा आप लोगों को। शिशु सर्वप्रथम जो है शब्दों की अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है, शब्दों का अनुकरण करता है। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये मत हल्के मत लीजिएगा। तीसरे पे आते हैं, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, किस उम्र में जो है भाषा की समझ दिखाना शुरू करता है, मतलब भाषा को धीरे धीरे समझने लगता है। तो बताइए, जन्म से ही, 3 महीने से, या 6 महीने से, या 1 वर्ष से।
जो भाषा की समझ शुरू होती है उसकी, वो होती है बताइए 6 महीने से। ठीक है, असली भाषा की समझ जो है 6 महीने से शुरू होती है। जब मतलब बच्चा जो 6 महीने का हो जाता है तो उसकी सब कुछ जो है, सारी इंद्रियाँ जो भाषा के लिए ज़रूरी है परिपक्व हो जाती हैं और जो है काम करना शुरू कर देती हैं। बच्चा 5-6 महीने पर भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। भाषा का विकास प्रथम सोपान की ध्वनि की पहचान करना होता है। बच्चा 5 से 6 माह में ध्वनियों में विभेद करना, परिचित ध्वनि और को पहचान कर प्रतिक्रिया देने लगता है। मतलब कौन उसकी माँ है, कौन पिता है, कौन बाहरी आदमी है, इसकी समझ जो है उसको होने लगती है। ठीक है, और परिचित अपरिचित का पहचान करने लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पे आते हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। जो माता पिता है, माता पिता है, इनसे जो उनके बच्चे में जो भी गुण स्थानांतरित होते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, पर्यावरण कहते हैं कि जीन कहते हैं कि होम्योस्टैटिस कहते हैं या अनुवांशिकता कहते हैं? तो ये तो असाधारण सा प्रश्न है। 31 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अनुवांशिकता कहते हैं। जो भी बच्चे अपने माँ बाप से गुण लेकर पैदा होते हैं उनको अनुवांशिकता कहते हैं। माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने लक्षणों को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। जो लक्षण जीन के रूप में मौजूद रहता है, जीन से स्थानांतरित होता है। पर्यावरण बाह्य कारक है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। हम लोग आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों पढ़ चुके हैं, तो पर्यावरण तो बाह्य कारक में आता है। आंतरिक कारक में कौन आता है? जो उसके माँ बाप से गुण मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। मानसिक रूप से अस्वस्थ मतलब कि क्या है? वह जो है उसका बुद्धि सही से काम नहीं करता है। तो उसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो परिवार का वातावरण हो सकता है, कक्षा का वातावरण हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। मतलब कि अगर मानसिक विकास किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो ये सारे कारक जो है मतलब कि जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के अनेक कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक और शारीरिक, ये सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, कि बच्चा जो है, बच्चे का बुद्धि का विकास सही नहीं हुआ। जो हम लोग जो बाह्य कारक आंतरिक कारक जो पढ़ लेंगे कि बच्चे के विकास पे, चाइल्ड डेवलपमेंट में को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सारे प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाएंगे। इसीलिए मैं जो है पहले थ्योरेटिकल पार्ट करके और क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी जो समझ की परिपक्वता जो है मेंटेन रहे। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी बहनें ऐसा की हैं उनको जो है कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है। उनका जो है कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि कॉमन सेंस बेस्ड हैं, तो अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके वो आसानी से उसको कर ले जाएंगी, क्योंकि जो है समझ का लेवल ठीक ठाक हो गया होगा हमारे लेक्चर लेने के बाद। क्वेश्चन संख्या 33 पे आते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसका कथन है? बिल्कुल, वातावरण बाहरी कारक है ही और हमें प्रभावित भी करती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो। तो किसके कहना है? उर्वल साहब का कहना है, राज साहब का कहना है, एनएसटी साहब का कहना है, इनमें से कोई नहीं है। जो 33 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ये राज साहब का कहना है। ठीक है, रास महोदय ने कहा है कि वातावरण के विभिन्न पक्षों में व्यक्तियों और जीव जगत को प्रभावित करना, व्यक्ति धीरे धीरे वातावरण को जो है समायोजित कर लेता है। ठीक है, व्यक्ति धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से समायोजित हो जाता है। देखिए, ठंडे प्रदेश के लोग जो है उनकी शरीर की बनावट देखिए। सबसे पहले बुद्धि की बनावट मत देखिए, शरीर की बनावट देखिए। एक गर्म प्रदेश के लोगों की शरीर की बनावट देखिए। ठीक है, एक जहाँ ह्यूमिडिटी है वहाँ के लोगों की शरीर की बनावट देखिए, रंग देखिए, कलर देखिए, सब कुछ आपको दिख जाएगा बस कि वातावरण का प्रभाव बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है। अफ्रीकन लोगों जहाँ पे जो विश्व वृत्त के पास रहते हैं, देखिए कितने काले होते हैं, क्योंकि इतना धूप होता है वहाँ, क्या कर सकते हैं। अमेरिकन है क्योंकि वह जो है पोल्स के पास हैं, धूप कम होती है, ठंड पड़ती है, तो मेलानिन का विकास कम होता है, सीधी सी बात है, वहाँ पे गोरे लोग पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं। प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? अनुवांशिकता एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। तो 34 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि वातावरण एवं जीव विज्ञान से है। ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद। अब देखिए, प्रकृति पोषण विवाद का अभिप्राय जैविक विशिष्टताओं या वंशानुक्रम सूचनाओं से है। ठीक है, सूचनाएं हैं, अतः इसका प्रत्यक्ष संबंध वातावरण एवं जीव विज्ञान से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 35 पे आते हैं।
बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बालक का प्रारंभिक विकास, शुरुआती विकास किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय के वातावरण पर और समाज पर। देखिए, बालक का जो है विकास तो सब पर निर्भर करता है, हम लोग बाह्य कारक आंतरिक कारक पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मुख्यतः, वो भी प्रारंभिक विकास। तो अब यहाँ पे आपके कॉमन सेंस काम करेगा। देखिए, जो माता पिता होते हैं ना, वो क्या देते हैं? वो तो पहले आंतरिक जो है, आंतरिक कारकों द्वारा, यानी कि अपने जीन्स द्वारा बच्चे में अपने गुणों को स्थानांतरित करते हैं। तो ये आंतरिक कारक भी देते हैं। कौन? माँ बाप। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज, ये पहले शिक्षक भी होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है शुरुआती 2-3 साल जो माँ बाप के साथ ही रहता है, तो पहले शिक्षक भी होते हैं, तो बाह्य कारक भी यही प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही ये हो जाएगा, ए, यानी कि माता पिता जो है बालक के क्या होते हैं? प्रारंभिक, और मुख्यतः उनका विकास जो है इन पर ही निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे जब तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बालक के प्रारंभिक विकास का जो है पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता को बालक का प्रथम शिक्षक भी माना जाता है। ये तो बाह्य कारक में हो गया, लेकिन जो जीन्स आते हैं वो भी तो डिपेंड करेंगे भाई। क्वेश्चन संख्या 36 पे आते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि मतलब क्या? शारीरिक विकास, शरीर का बढ़ना, अंगों का बढ़ना, वजन का बढ़ना। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वृद्धि में आ जाएगा। तो वृद्धि के कारक जो है ये सब पे डिपेंड करते हैं, पर्यावरण पे भी, स्वास्थ्य पे भी, आहार पे भी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो जो वृद्धि को पर्यावरण भी, स्वास्थ्य, आहार भी, वंशानुक्रम आदि जो है कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 पे आते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ये तो अब तक रट गया होगा आपको। 9 महीना या कितना बताइए? 280 दिन। ठीक है, 150 दिन, 280 दिन, या 390 दिन, या 440 दिन। जिसका उत्तर हो जाएगा 37 का बी, यानी कि 280 दिन। सामान्यतः जो है गर्भावधि में 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है। जन्म पूर्व काल को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला डिंबावस्था में, पिंडावस्था में और भ्रूणावस्था में। 3 कालखंडों में बांटा गया है। ये तो चित्र दिखा कई बार दिखा चुका हूँ कि डिंबावस्था क्या होता है, पिंडावस्था क्या होता है, भ्रूणावस्था क्या होता है। लेकिन ये 280 दिन और 40 सप्ताह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रट जाइएगा। क्वेश्चन संख्या 38 पे आते हैं। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास कब होता है? मूवमेंट का, सिर से, पैर से, हाथ से, या संपूर्ण शरीर से। तो जो 38 का उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए, यानी कि सिर से शुरू होता है। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके बेसिक्स को टटोलते हैं कि आपका बेसिक कितना सही है। गर्भस्थ शिशु के सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर के से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं सिर से पैर की तरफ विकास। ठीक है, तो मस्तिष्क से विकास शुरू होता है, तो वहाँ से ही मूवमेंट मतलब संवेदनशीलता की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 पे आते हैं। जन्म से पूर्व होने वाली विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। देखिए, जन्म से पूर्व होने वाली विकास की बात हो रही है। अगर कोई माँ जो है कैफीन लेती है, शराब लेती है, विकिरण आदि से प्रभावित होती है, तो उसको जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ खास व्यायाम है जिससे जो है नकारात्मक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। वो डिलीवरी के लिए भी अच्छा ही होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। खासतौर से उसमें गर्भावस्था में बताया जाता है व्यायाम। ठीक है, वो स्पेशलिस्टों से सलाह लेके आप करिएगा। ठीक है, कोई भी व्यायाम आपको नहीं करना है, ये भी बात सीधा है। ठीक है, साफ सुथरा है कि आपको स्पेशलिस्टों की सलाह से ही व्यायाम करने हैं। आपका शारीरिक कंडीशन कैसा है उस हिसाब से आपको व्यायाम बताएंगे। जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। कैफीन हो गया, शराब हो गया, विकिरण हो गया, सिगरेट हो गया, निकोटीन हो गया आदि जो है नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। व्यायाम जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। अंतिम प्रश्न पे आते हैं आज के। इसी के साथ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए। ठीक है, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? संवेगों की क्रांति किस अवस्था में होती है? सिंपल सा प्रश्न है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो 40 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि किशोरावस्था में। स्टेनली हाल को याद कर लीजिए। ठीक है,
किशोरावस्था पे उनका बेहतरीन लेख है। संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है कि संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का पूर्ण स्थापन। संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है कि संवेगों में पूर्ण परिवर्तन हो रहा है, जो संवेग पिछली अवस्था में थे उनसे जो है पूरा अलग ही हो जा रहा है और नए संवेग जो है स्थापित हो रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब नई चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट होगा तो क्या होगा? संघर्ष होगा, तनाव होगा, तूफान होगा, विरोध की अवस्था जगेगी ही जगेगी, जिसको कौन कहे हैं? स्टैनली हॉल साहब कहे हैं। किसमें? किशोरावस्था में। स्टैनली हॉल साहब क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में संघर्ष, तनाव, तूफान एवं जो है विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, ये किशोरावस्था की व्यवस्था है, विशेषता है, सॉरी। संवेगात्मक क्रांति जो है किशोरावस्था में होती है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि नए संवेगों का पूर्ण रूप से क्या होती है? स्थापना होती है, पुराने संवेगों को हटा के। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए। नमस्कार।